Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dhangar Chemistry Lectures. So today we are discuss about our new topic नियंत्रण एवं समन्वय। इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे या इससे पहले वाले जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने 10th क्लास का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट किया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय। तो जब हमने इससे पहले वाले चैप्टर को पढ़ा था जैव प्रक्रम को, उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, पोषण पढ़ा, श्वसन पढ़ा, उत्सर्जन पढ़ा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, है ना, पोषण को, श्वसन को, उत्सर्जन को हमारी बॉडी में नियंत्रित कौन कर रहा है ना, उसका नियंत्रण और समन्वय कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें कैसे कोऑर्डिनेट हो रही है, वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि जो सारी प्रोसेसेस हमने इससे पहले पढ़ी वो कैसे हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हो रही थी। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर का मीनिंग समझना पड़ेगा। नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब क्या होता है। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, और समन्वय का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना यानी समन्वित करना। अब कंट्रोल किसके ऊपर कंट्रोल, हमारे ऊपर कंट्रोल, हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल। तो कैसे होगा, देखिए जैसे अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आपसे बोल रही हूँ, तो मेरे होंठ वही बोलेंगे जो मैं बोलना चाह रही हूँ, मेरी बॉडी वैसे ही मूवमेंट करेगी जैसे मैं करना चाह रही हूँ, मेरा हाथ ऐसे ही मूवमेंट करेगा जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, मेरी बॉडी में कंट्रोल हो रही है, यानी नियंत्रण हो रहा है उसके ऊपर। किससे हो रहा है ये सारा नियंत्रण, ये पूरा नियंत्रण हो रहा है हमारे ब्रेन से, यानी कि हमारे मस्तिष्क से। यानी हमारी बॉडी का कंट्रोल किसके पास होता है, हमारे ब्रेन के पास होता है, हमारे मस्तिष्क के पास होता है। वही चीज़ आज हम इस पर पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेट की। कंट्रोल हो गया, अब कंट्रोल होने के बाद कोऑर्डिनेट कैसे होगा, तो जो हमारे बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सब मिलके काम करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, कब किसको कौन सा काम करना है ये मैसेज देते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, समन्वय में। तो समझ आया आपको नियंत्रण और समन्वय का मतलब क्या होता है। नियंत्रण यानी हमारा ब्रेन का हमारी बॉडी के ऊपर नियंत्रण, या हमारी बॉडी के ऊपर नियंत्रण, और उस नियंत्रण द्वारा बॉडी के पार्ट्स एक दूसरे से मिलके कैसे तालमेल बिठा के काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें किस में आएगी, नियंत्रण में। अब नियंत्रण और समन्वय जंतुओं में तो होता है, यानी कि सजीवों में होता है, हम में होता है, दूसरे एनिमल से उनमें होता है। लेकिन अगर नियंत्रण और समन्वय की बात प्लांट्स में आएगी तो क्या प्लांट्स में भी नियंत्रण और समन्वय होता है। हाँ, आज हम इस चैप्टर में प्लांट्स में भी नियंत्रण और समन्वय पढ़ेंगे, प्लस जंतुओं में यानी कि हमारी बॉडी में और एनिमल्स में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे। आई होप पूरा क्लियर हो गया आपको कि नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय दो चीज़ों द्वारा होता है, तंत्रिकाओं द्वारा होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। आई नो न्यू वर्ड्स है आप लोगों के लिए, आ जाएंगे समझ। तंत्रिका तंत्र, हमारा जो पूरा शरीर होता है ना वो किसका बना हुआ होता है, तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। यानी कि नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जो किससे बना हुआ होता है, नर्व से बना होता है, तंत्रिकाओं से बना हुआ होता है। और उसके बाद आती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ग्रंथियों का मतलब आप सभी को पता है, ग्लैंड्स जो कुछ ना कुछ सिक्रेट करती है, कुछ ना कुछ से मतलब कुछ केमिकल सिक्रेट करती है, कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट नाम आया है, अंतःस्रावी, यानी कि आंतरिक तरह से स्रावण। तो अंतःस्रावी का मतलब ये होता है कि कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती है जो किसी भी बॉडी पार्ट्स में या किसी भी सेल में क्या करती है, अपने हार्मोन्स को सिक्रेट कर देती है, यानी अपने हार्मोन्स का स्रावण कर देती है, अपने केमिकल्स का स्रावण कर देती है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती है, ये ग्रंथियाँ केवल ब्लड में अपने हार्मोन्स का, अपने रसायन का सिक्रेशन करती है, यानी इनका स्रावण कहाँ होता है, केवल और केवल ब्लड के अंदर। इसलिए इन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये बताती हूँ मैं आपको, पहले तंत्रिका तंत्र समझते हैं हम, जो सबसे मेन है, जिसके द्वारा जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय होता है। देखिए, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं हम, तंत्रिका तंत्र को कहते हैं हम नर्वस सिस्टम। अब तंत्रिका तंत्र जो है वो दो चीज़ों से बना होता है।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कहते हैं CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और परिधीय तंत्रिका तंत्र को कहते हैं PNS। PNS दैट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये दोनों सिस्टम्स हो गए, इन दोनों सिस्टम से मिलके हमारा तंत्रिका तंत्र बन गया। लेकिन इन दोनों सिस्टम्स में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है इसमें मस्तिष्क यानी कि हमारा ब्रेन, जो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। बिना दिमाग वाले लोग तो देखे ही होंगे आपने कैसे होते हैं। इसके बाद मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा ब्रेन बनता है। अब जो ब्रेन रहता है यानी कि हमारा जो मस्तिष्क रहता है, कहाँ रहता है, यहाँ रहता है हमारा दिमाग। अब दिमाग पे तो हम हाथ नहीं लगा सकते ना, ऊपर क्या है, कुछ लग रहा है कड़क कड़क, क्या है, ये सब बोन्स है यानी कि हड्डियाँ हैं। इन हड्डियों को क्या बोलते हैं, कपाल। तो हमारा ब्रेन क्या होता है, कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है। अगर ऐसा ओपन होगा हमारा ब्रेन, तो आपको पता है हमारा ब्रेन कितना सॉफ्ट होता है, क्या वो सुरक्षित रह पाएगा, नहीं। इसलिए हमारा ब्रेन क्या होता है, कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है, यानी एक हड्डी के आकार की संरचना होती है, अभी आप आगे बताऊंगी मैं आपको, उसके अंदर सुरक्षित रहता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मस्तिष्क क्या होता है, कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है। इसके बाद बात आती है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आप सभी को पता होगा, हमारे ब्रेन से यानी कि यहाँ से क्या निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड निकलती, और ये स्पाइनल कॉर्ड किस में सुरक्षित रहती है, ये रहती है रीढ़ की हड्डी के अंदर। हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहती है। अब ये हो गया क्लियर। इसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र कंकाल और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। कंकाल यानी कि हमारी बॉडी का पूरा स्केलेटन। देखो इधर बताती हूँ मैं आपको, ये हो गया हमारा ब्रेन। क्या हो गया, ये हमारा ब्रेन। अब इस ब्रेन से क्या निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड। जो रीढ़ की हड्डी यहाँ पीछे तक होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड भी कहाँ तक जाएगी, पीछे तक जाएगी हमारी, यहाँ पर होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब ये दोनों मिलके ने क्या बना लिया, हमारा CNS बना लिया। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इससे इस तरीके से ब्रांचेस निकली रहती है। आ रहा है समझ? ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए जनरल सा डायग्राम बनाया मैंने, ये हमारा ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये इससे बन गया हमारा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होगा कि इन दोनों को छोड़ के तंत्रिकाएं पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ फैली है, पूरा पार्ट कौन सा कहलाएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी परिधि पर फैला हुआ पूरा पार्ट। इसमें कंकाल आ जाएगा, यानी कि बॉडी पार्ट्स में जितने भी स्केलेटल वाला सिस्टम है वो सब क्या हो जाएगा, कंकाल। इसके बाद मेरु तंत्रिकाएं यानी कि मेरुरज्जु से जितनी भी तंत्रिकाएं निकली है, हमारा जो पूरा शरीर है वो किसका बना हुआ है, तंत्रिका कोशिकाओं का, यानी कि तंत्रिकाओं का जाल बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, तंत्रिकाओं का जाल। कैसी होती है तंत्रिका, आगे बताती हूँ मैं आपको। अभी सिर्फ ये समझिए जाल जैसा दिख रहा है पूरा यहाँ पे, है ना, एक दूसरे के अंदर को समझ नहीं आ रहा है कि इधर कौन सी है किधर कौन सी है। बस इतना समझ लीजिए, ब्रेन से चालू होकर पूरी बॉडी में फैली रहती है ये तंत्रिका।
ये होती है मेरुतंत्रिका। तो बाकी का पोर्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो तंत्रिकाएं हैं ये क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है। पहले हमें देखिए ये पूरा हुआ क्लियर, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। यानी केमिकल मैसेंजर्स रहते हैं। क्या होता है मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो ये है हमारी एक तंत्रिका कोशिका, जो मैंने बताया ना आपको कि तंत्रिकाओं का जाल क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में फैला रहता है। तो वो तंत्रिकाओं का जाल जो पूरी बॉडी में फैला है वो दिखाई कैसी देती है, ऐसी। ये एक सिंगल तंत्रिका कोशिका है, एक न्यूरॉन बोल सकते हैं इसको। देखो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन क्या होता है, एक संगठित जाल होता है। डेफिनेशन है, ये नोट कर लेना। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जो सूचनाएं रहती है उन सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में हमारी पूरी बॉडी में फैलाती है। नहीं, पूरी बॉडी में क्या करना, सूचनाओं को फैला के, सूचना कहाँ जानी चाहिए, हमारे ब्रेन में जानी चाहिए। तो ये सूचना को कहाँ पे पहुँचाती है, हमारे मस्तिष्क में पहुँचाती है, यानी कि हमारे ब्रेन में पहुँचाती है। कैसे पहुँचाती है वो बताती हूँ। देखो डेफिनेशन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन संगठित जाल का बना होता है, मैंने बताया अभी आपको। ये सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक लेके जाता है। अब देखो एक एग्जाम्पल, अगर आप किसी गरम चीज़ को टच कर लेते हो ना, कोई गरम चीज़ रखी आपने, उसको पकड़ लिया, तो एकदम क्या होगा, आपको गरम महसूस होगा। वो चीज़ कैसे होती है कि हमारी पूरी बॉडी तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। आपने हाथ से टच किया, हाथ पे क्या है, तंत्रिका कोशिका, यानी कि एक न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन है, जैसे ही इस न्यूरॉन को लगा कि चीज़ गर्म है, वो उसने मैसेज लिया, और मैसेज को कहाँ से लिया, यहाँ हाथ से ले जाके पीछे मेरुरज्जु तक, यानी स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड ने उस मैसेज को कहाँ पहुँचाया, ब्रेन के पास। तो जैसे ही ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने क्या बोला, मस्तिष्क ने क्या बोला, हाथ को हटाना है। तो उस हाथ को हटाने के लिए भी सूचना देनी पड़ेगी किसको, जो तंत्रिका कोशिका प्रभावित हुई है, यानी कि हमारे हाथ की जो कोशिका प्रभावित हुई है। तो ब्रेन से वापस मैसेज कहाँ जाएगा, मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु से वापस मैसेज कहाँ पे आएगा, उसी तंत्रिका कोशिका के पास जो इफेक्ट हुई है। यहाँ पे आने के बाद मैसेज आया कि हाथ को हटा लेना चाहिए, तो हम हाथ को हटाते हैं। ये क्या होती है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। मतलब हाथ गरम पे गया, हमने हाथ को हटाया, ये सब क्या होगी, ऐच्छिक क्रियाएं होगी। अब एक तंत्रिका कोशिका की संरचना को देखो, ये एक न्यूरॉन है, ऐसे ही पूरा न्यूरॉन हमारी बॉडी में फैले हुए। यहाँ से ये बनता है, यानी यहाँ से ही शुरू होता है। इसमें कोशिकाएं रहती है, ये जो बॉडी है इसकी, इसको क्या बोलते हैं, कोशिकाएं। एक न्यूक्लियस होता है इसमें, यानी कि केंद्रक होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं आपको, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुमिका, यानी कि डेंड्रॉइड्स। ये होती है तंत्रिकाक्ष, इसको बोला जाता है एक्सॉन। कोशिकाएं, केंद्रक, न्यूक्लियस, इसको हम सेल बॉडी बोल सकते हैं। और ये क्या है, नर्व सेल। ये आया आपको समझ में, ऐसा आकार होता है इसका। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे आया मैसेज, ठीक है, यहाँ पर मैसेज आया, यहाँ से गए, यहाँ से गए। अब क्या ये यहाँ पे ख़त्म हो गई, नहीं। जहाँ पे एक तंत्रिका कोशिका ख़त्म होती है, वहीं पर क्या होती है, एक दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी हुई रहती है। तो कैसे जुड़ी हुई रहेगी, देखो आप, ये यहाँ पर तंत्रिका कोशिका ख़त्म हुई, ठीक है, यहाँ पर ही क्या होगी, दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी हुई रहेगी। तो यहाँ पर दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी है, यहाँ से वापस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो कोशिका जुड़ी है, यहाँ पे एक सिनैप बनता है, या इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मानुबंध। क्या बोलते हैं इसे, युग्मानुबंध। अब इसका काम क्या रहता है, देखो यहाँ से तो इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, जा रही है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है,
ठीक है। और यहाँ पर क्या है, दूसरी जो इसके दूसरा न्यूरॉन है उसके डेंड्रॉइड्स हैं यहाँ पे। ये डेंड्रॉइड्स क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करेगा, यानी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगी जिसको क्या बोलेंगे हम, सिनेप्स। क्या बोला है जिसको, सिनेप्स। अब सिनेप्स का काम क्या है, देखो जो सूचना ट्रांसफ़र हुई है, यानी कि हमारी बॉडी से जो सूचना आई है, उस सूचना को सिनेप्स क्या करता है, ग्रहण करता है। इसको युग्मानुबंध कहा जाता है। और यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करता है, ये सेकंड वाले न्यूरॉन्स में, जहाँ पे दूसरा डेंड्रॉइड क्या करता है, उसको रिसीव करता है, प्राप्त करता है। और ऐसे पूरी बॉडी में क्या करती है हमारी, जैसे जहाँ पर भी अगर पैर में कांटा चुभा है तो पैर में भी न्यूरॉन है, मैसेज लिया, मैसेज लेने के बाद ऊपर आके लास्ट में किसको दे दिया, इसने ब्रेन को दे दिया। ऐसे ये प्रोसेसेस चलती है, ठीक है। अब देखो, जब इस प्रकार की क्रियाएं होगी तो वो क्रियाएं कैसी होगी, ऐच्छिक क्रियाएं होगी, यानी हम पर डिपेंड कर रहा है कि हम ये क्रिया करें या ना करें। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं भी इसमें आती है, जैसे अगर हमें कांटा लग जाता है, गलती से जैसे गुलाब पकड़ा है और गुलाब में काटा है, तो हम क्या करते हैं, फट से हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। तो वो हाथ हटाना क्या होती है, एक अनैच्छिक क्रिया हो जाती है, यानी कि उन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं रह पाता, ठीक है। ये हुआ क्लियर। देखो इसको एक बार आप, आ गया होगा समझ आपको कि न्यूरॉन ने लिया। हाँ, अब अगर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे हाथ में कुछ गर्म लगा है तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, एक रिसेप्टर हो जाएगा, यानी ग्राही हो जाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में सेंसेस का नाम सुना है, इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां होती हैं, है ना, वो 5 सेंसेस हमारी बॉडी में काम करते हैं इन तंत्रिकाओं द्वारा। कि वो सेंसेस कब चलते हैं, जब ये न्यूरॉन्स काम करती हैं, तंत्रिकाएं काम करती है, तब वो सेंसेस भी चलते हैं। अब क्रियाएं तो हो रही है और अनुक्रियाएं भी हो रही है, उद्दीपन मिल रहा है ना। उद्दीपन का मतलब बताया नहीं है मैंने अभी आपको। देखिए उद्दीपन क्या होते हैं कि वही आपको कांटा लगाया, आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाया, तो वो क्या हो, उद्दीपन आपकी बॉडी में आया ना, हमारी बॉडी में आया। उस उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कब करेगी, हमारा ब्रेन करेगा। जब वो सूचना है तंत्रिका कोशिका कहाँ लेकर जाएगी, हमारे ब्रेन में लेके जाएगी। अब कुछ ऐच्छिक क्रियाएं होती है हमारी बॉडी में, कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब कि जिन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, उन क्रिया को क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। और जिन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण रहता है, यानी चलना फिरना, खेलना कूदना, खाना, ये सब क्या हम खुद से करते हैं, यानी हमारी इच्छा से करते हैं, इसलिए इन क्रिया को क्या कहा जाता है, ऐच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। अब बात आती है कि अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। अनैच्छिक क्रिया मतलब ना चाहते हुए भी कोई क्रिया करना। भूख लगी है, खाना खाया, ये हो गई ऐच्छिक क्रिया। हार्ट बीट चल रही है हमारी, दिल धड़क रहा है हमारा, हार्ट बीट चल रही है, वो क्या हो जाएगी, एक अनैच्छिक क्रिया हो जाएगी। हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या हमारी हार्ट बीट के ऊपर, नहीं, हार्ट बीट पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो बीट करेगा। ये क्रिया कैसी होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। अब इन ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं में एक वर्ड आता है प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि कोई उद्दीपन आया हमारे पास और उस उद्दीपन के प्रति हमने प्रतिवर्ती क्रिया की। कैसे की, देखो आप डायग्राम के थ्रू समझो, समझ आ जाएगा आपको। प्रतिवर्ती क्रिया, डायग्राम से तो समझ नहीं आ रहा होगा, समझाती हूँ मैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जो मैसेजेस हमारी बॉडी में जाते हैं, यानी हाथ में कुछ गर्म लगा, हाथ से वो कहाँ पे गया, हमारे ब्रेन में गया, तो बीच में क्या क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारी तंत्रिकाएं होती है ना, कोशिकाएं होती हैं, उससे होता हुआ वो मैसेज कहाँ जा रहा है, हमारे ब्रेन में जा रहा है। लेकिन जब प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है ना, तो उन प्रतिवर्ती क्रियाओं के कैसे होती है वो प्रतिवर्ती क्रियाएं। देखो कोई क्रिया हुई, यानी कि फॉर एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आपको, फटाफट समझ आ जाएगा। हम कहीं जा रहे हैं और हमें अचानक सांप दिखा, या हम कहीं जा रहे हैं हमें अचानक शेर दिखा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, या तो शेर से लड़ेंगे, हाँ, जो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, या फिर हम भागेंगे। दोनों में से कोई एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम भाग सकते हैं, हम उससे लड़ सकते हैं। तो जनरली जो कंडीशंस होती है उसमें हम क्या करेंगे, हम भाग जाएंगे,
है ना। यानी कि इस कंडीशन में हमारे दिमाग ने हमें सोचने की थोड़ी सी भी मोहलत नहीं दी, यानी कि हमने कर लिया, या तो मुझसे लड़ लिए या हम भाग गए। तो ये क्रियाएं किस में आती है? प्रतिवर्ती क्रियाओं में आती है ना। कैसे? अगर हम जा रहे हैं या हम खड़े हैं और एकदम हमें कोई आके डरा देता है पीछे से, हम कुछ कर रहे हैं और सडन कोई आया उसने हमें डरा दिया, तो हम क्या करते हैं? एकदम चौंक जाते हैं। वो भी क्रिया कैसी होती है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। मतलब प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क का कोई काम नहीं रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैम ने बताया कि तंत्रिका कोशिकाएं ब्रेन द्वारा नियंत्रित रहती है, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क का कोई काम नहीं रहता है। हम बोलते हैं ना, बिना सोचे समझे किया गया काम हमेशा बेकार होता है, इसलिए हमेशा दिमाग से सोचो उसके बाद काम करो। तो बिना सोचे समझे किया गया काम मतलब कि ब्रेन उसमें यूज़ ही नहीं आ रहा है, वही चीज़ होती है प्रतिवर्ती क्रिया में कि बिना सोचे समझे हो जाता है। शेर आया, हम भाग गए। अब देखो, शेर आया, हो सकता है कोई घर हो, ये हो, आसपास वो हो, पहले हम सोचेंगे। क्या हम सोचेंगे? शेर हमारे सामने खड़ा किया और हम इससे लड़े, हम भागे, हम यहाँ जाए वहाँ जाए, जो भी है XYZ हम करें? नहीं, वही होती है प्रतिवर्ती क्रिया। देखो, हम इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारा हाथ है, हमें कांटा लगा। जैसे ही कांटा लगा, हमने क्या करा? कांटा लगा, हाथ हटाया। इस कंडीशन में भी क्या हो गई? हमारे ब्रेन को सोचने की थोड़ी सी भी मोहलत नहीं मिली। इसमें क्या होता है कि मैसेज सिर्फ कहाँ तक जा पाता है? स्पाइनल कॉर्ड तक, यानी सिर्फ मेरुरज्जु तक जा पाता है। देखो, ये रिसेप्टर है, यानी कि हमारा कोई ऑर्गन है। यहाँ पे हमें क्या लगा? कांटा लगा। अब जैसे ही कांटा लगा तो मैसेज किसके पास गया? न्यूरॉन के पास गया, नहीं, तंत्रिका कोशिका के पास गया। ये गया तंत्रिका कोशिका के पास, ये संवेदी अंग से कहा गया तंत्रिका कोशिका के पास। बीच में गैंग्लियन होता है, ये एक यहाँ से कहाँ गया वो? इसके पास। यहाँ से जाने के पास क्या कहाँ गया वो? इंटरन्यूक्लियर न्यूरॉन के पास। ठीक है, ये पूरा अपना सेंसरी ऑर्गन ही चल रहा है, या सेंसरी नर्व बोल देते हैं हम इन्हें। ठीक है, रिसेप्टर से सीधे कहाँ पर गया? मेरुरज्जु के पास, यानी स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या है? नर्व्स है, ये इंटरन्यूक्लियर न्यूरॉन है हमारे पास यहाँ पे। इस न्यूरॉन के पास गया, मेरुरज्जु के पास तक ही गया, ब्रेन के पास तो जा ही नहीं पाया ये, क्योंकि काम कैसा हो रहा है? प्रतिवर्ती हो रहा है, इंस्टेंट हो रहा है, सोचने समझने का टाइम है ही नहीं। फिर यहाँ से आने के बाद वापस मोटर न्यूरॉन, यानी जो प्रेरक न्यूरॉन होता है, जो कि अफेक्टर के पास लेकर जाएगा। ये वापस क्या आ गया? वही जो जिसने रिसेप्ट किया था, और ये अफेक्टर आया वापस घूम फिर के, वही है जहाँ से चालू हुआ था। लेकिन क्या हुआ? एक मैसेज लेके आया अपने साथ। क्या मैसेज लेके आया? कि हाथ हटा ले। क्या मैसेज लेके आया? कांटा चुभा है तो हाथ हटा ले, शेर आया है तो भाग जा। ये मैसेज लेकर आया कौन? प्रेरक न्यूरॉन, यानी कि मोटर न्यूरॉन। ये हो गया हमारा अफेक्टर। तो प्रतिवर्ती क्रिया आई आपको समझ में? डायग्राम को देखो आप। ठीक है, अब ये जो एक डायग्राम मिल रहा है, तो ये आपको है ना एक चाप जैसा कुछ फील हो रहा होगा। इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। यानी कि जब प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं तो विद्युत आवेग जो रहता है, एक विद्युत आवेग ही रिसेप्टर के थ्रू जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था तंत्रिका कोशिका में कि जो मैसेज होते हैं वो किस रूप में आते हैं? एक विद्युत आवेग के रूप में आते हैं। तो विद्युत आवेग जिस पथ से होके आता है तो वहाँ पर एक चाप बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। ऐसी क्रिया है जिसमें कि मस्तिष्क को सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती, या बिना मस्तिष्क के बिना सोचे समझे जो क्रियाएं होती है वो कैसी होती? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। अब देखो, आप यहीं से ही समझ लो, ये हमारा हाथ है, ठीक है, हमने अनुभव किया कि हमें गरम लगा या शेर आया, मेरुरज्जु के पास गई, यानी कि सिर्फ यहाँ तक गई, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई है, यहीं पे आके रुक गई। यहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिले कि क्या करना है, हाथ को हटाना है, या शेर आया है तो भागना है। तो वापस कहाँ गया? ये यहाँ पे गया, और क्या करा? हाथ को हटा लिया, शेर आया तो भाग गया। आया ये समझ में? प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है और प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। ठीक है, अब देखो,
जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ना, यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया कि कैसे बने, किसके द्वारा बने हुए होते हैं, कोशिकाएं के बने होते हैं। एक केंद्रक होता है, उसमें एक्सॉन होता है, डेंड्रोइड्स होते हैं, जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो कैसे होता है, डेंड्रोइड्स होते हैं। तो इसके द्वारा हमारी पूरी बॉडी क्या हो रही है, नियंत्रित हो रही है, यानी हमारी बॉडी पे क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। अब ये पूरा कंट्रोल किसके माध्यम से हो रहा है, मैंने बताया था अनैच्छिक यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं को छोड़कर ब्रेन द्वारा कंट्रोल होता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल होता है। ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो बना हुआ रहता है वो किससे बना हुआ रहता है, मस्तिष्क से बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ बात की है तंत्रिका कोशिका की, यानी कि एक न्यूरॉन की। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, यानी कि ये जो प्रतिवर्ती चाप जो भी है XYZ बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं, और जो ब्रेन है वो किस तरह इसमें रोल प्ले कर रहा है। ये आ गया समझ। फिर से हम इस पे आते हैं, थोड़ा सा पूरा क्लियर करना है। ये आपको पूरा क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन और मेरुरज्जु, ब्रेन मान लेते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है इससे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि हमारी बॉडी में वो कौन सी जगह है, यानी कि हमारी बॉडी में नियंत्रण और समन्वय का केंद्र क्या है ना, यहाँ जहाँ से हमारी बॉडी नियंत्रित होती है और उसका समन्वय होता है, उसका मुख्य केंद्र क्या है। तो उसका मुख्य केंद्र क्या होगा, ब्रेन। स्पाइनल कोड भी हो सकता है, लेकिन मेन क्या होता है हमारा, ब्रेन। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना के इसको शो कर सकते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य केंद्र क्या होता है, मस्तिष्क। क्या होता है नियंत्रण और समन्वय का मुख्य केंद्र, मस्तिष्क। अब CNS समझ आ गया आपको, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है ना। ब्रेन आ गया, अभी बताऊंगी मैं आपको। इसके बाद हमारा परिधि तंत्रिका तंत्र, जिसमें कंकाल और मेरु तंत्रिकाएं आ गई, यानी पूरा स्केलेटल आ गया हमारा, और जो मेरु तंत्रिकाएं हैं वो आ गई। अब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, मैंने बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ जो अपने हार्मोन्स यानी अपने रसायन का सिक्रेशन डायरेक्टली किस में करती है, ब्लड में करती है, और अदर जो ग्लैंड्स रहती है वो किस में करती है, सेल्स में कर सकती है, अदर बॉडी ऑर्गन्स में कर सकती है ना। अब जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, इन तंत्रिका कोशिकाओं की कुछ सीमाएं होती हैं, यानी कि देखो, हाथ में कुछ हुआ तो इन्फॉर्मेशन कहाँ चली गई, ब्रेन में चली गई। ब्रेन में जाने के बाद वो वापस इन्फॉर्मेशन कहाँ आ गई। लेकिन क्या हमारी कोशिकाओं के अंदर भी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, नहीं। तंत्रिका कोशिका अलग चीज़ है और हमारी जो कोशिकाएं हैं वो अलग चीज़ है। तो अगर इन कोशिकाओं में मैसेजेस को कैरी करना है, यानी अगर इन कोशिकाओं में मैसेजेस को आगे पहुंचाना है, तो कैसे काम चलेगा। बॉडी में तो क्या है कि इन्होंने कर दिया, मतलब तंत्रिकाओं ने कर दिया, और अगर कोशिकाओं के अंदर करना है तो कौन करेगा। ये तो तंत्रिका कोशिका की बात हुई ना। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी कोशिकाएं भी तो नियंत्रित करती है हमारी बॉडी की, वो उस कंडीशन में क्या होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हेल्प करती है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो केमिकल्स, जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन क्या करते हैं, सेल टू सेल मैसेजेस को कैरी करते हैं, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में मैसेज को लेकर जाते हैं और आगे से आगे पहुंचाते रहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना हमारा तंत्रिका तंत्र है। काम दोनों का एक जैसा है, क्या कर रहे हैं, मैसेजेस को कैरी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर आ रहे हैं। लेकिन तंत्रिका कोशिका कैसी रहती है, जाल में रहती है। और इन तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर क्या कि बहुत ऑर्गन है, अगर हाथ है हमारा तो क्या सेल्स से ही बना है ना। तो इन सेल्स के अंदर जो मैसेजेस को कैरी करना है, देखिए जो जेनेटिक मैसेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं, XYZ, वो आगे पढ़ेंगे अपन। अभी आपके सिलेबस में इतना नहीं है तो अभी आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होगा,
और वो हार्मोन सेल टू सेल ये सारी चीज़ें कैरी करेंगे। ओके, तो हुआ ये क्लियर, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, दो पार्ट्स में बना है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, CNS और PNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क किसके अंदर सुरक्षित रहेगा? हमारे कपाल के अंदर ना, हड्डियों का जो बना हुआ रहता है, बॉक्स बना हुआ रहता है ना, उस बॉक्स के अंदर क्या रहेगा? हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किससे लगी हुई रहती है? ब्रेन से निकली हुई रहती है। बताया मैंने आपको, यहाँ पे ये ब्रेन है हमारा, इस ब्रेन से क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड निकल रही। ये स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर बंद रहेगी? ये स्पाइनल कॉर्ड बंद रहती है रीढ़ की हड्डी में, सुरक्षित रहती है। बंद नहीं बोल सकते, सुरक्षित बोल सकते। जैसे ब्रेन सुरक्षित रहता है वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड भी सुरक्षित रहती है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बता ही दिया मैंने आपको, कंकाल और मेरुतंत्रिका। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने यही पढ़ा है तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तो आ गया है समझ आपको तंत्रिका कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन्स, ये सिंगल क्या होगा? न्यूरॉन बोलेंगे इसको। पूरा जाल है जो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ये जाल क्या है? पूरा हमारी बॉडी में फैला हुआ है। अब जाल तो फैला है, इस जाल का काम क्या होगा? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ये सूचनाओं का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? एक विद्युत आवेग के द्वारा। यानी सूचनाएं किस पथ द्वारा जाएगी? एक विद्युतीय पथ द्वारा जाएगी। वो संवेग, विद्युत आवेग एक ही बात है। मैसेजेस आया, मैसेजेस यहाँ गया, यहाँ पे एक न्यूरॉन खत्म हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे एक न्यूरॉन खत्म हो गया। अब इस एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन क्या है? अटैच है यानी कि जुड़ा हुआ है। तो उस दूसरे न्यूरॉन के पास मैसेज कैसे जाएगा? तो बीच में क्या होता है? एक सिनैप बनता है यानी एक युग्मानुबंध बनता है। हम बोल सकते हैं कि एक ब्रिज का काम करता है, यानी कि दो नदी और दो नदियों को जोड़ के रास्ता बनाने के लिए एक पुल जो बनता है ना, उसी पुल का काम कौन करता है? हमारा ये सिनैप करता है। क्या करता है ये सिनैप? दोनों के बीच में एक पुल का निर्माण करता है यानी कि एक सिनैप का निर्माण करता है, और इसके द्वारा जो संवेग रहता है वो एक से दूसरी में जाता है, यानी एक तंत्रिका के आवेग को दूसरी तंत्रिका में पहुंचाता है बाय सिनेप्स। अब ये तो ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है, और जो दूसरे के डेंड्रॉइड्स है ना, यानी द्रुमिका जिनको बोला था मैंने, वो द्रुमिका क्या करते हैं? मैसेज को ले लेते हैं। ऐसा तो ही नहीं कि मैंने मैसेज दिया, हम लोग अगर हमें भी कोई बात बोलता है तो हम कान से सुनते हैं ना, तो उस वैसे ही क्या होता है यहाँ पर भी होता है। अगर एक न्यूरॉन मैसेज को दे रहा है तो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉइड वाला पार्ट क्या करता है? उसको ले लेता है, यानी कि उसको रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद जहाँ पे उसका मेन है पॉइंट यानी जो ग्राही अंग है वहाँ तक पहुँचा देता है। रिसेप्टर्स मैंने आपको बताया ही है कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, ग्राही अंग होते हैं। वो ग्राही अंग क्या करते हैं कि जैसे आँख है हमारा, आँख कौन सा ग्राही अंग है? देखने का, यानी किसी भी चीज़ को प्रकाश को क्या करते हैं? हम ग्रहण करते हैं, प्रकाश का ग्राही अंग हो गया। जीभ हुई हमारी, जीभ क्या हो गई? स्वाद का काम करती है। नाक क्या हो गई? सूंघने का काम करती है, यानी घ्राणेंद्री। नाक को हम घ्राणेंद्री बोलते हैं ना, यानी कि 5 क्या होती है? इंद्रियाँ होती हैं। हमारी स्किन क्या करती है? अगर कहीं आग लगी है, ठीक है, तो उस आग को हम क्या करेंगे? महसूस कर सकते हैं। आँखों से देखेंगे, बॉडी से महसूस करेंगे, अगर स्मेल आ रही होगी तो नाक से सुन भी लेंगे, शोर मच रहा होगा तो नाक से सूंघ लेंगे, और कानों से सुन लेंगे। यानी कि सारी इंद्रियाँ एक साथ मिलके काम कर रही है और उसके प्रति अपनी अनुक्रिया दे रही है। कैसे? आग लगी है तो हम क्या करेंगे? भागेंगे ना, हमारे पैरों से भागेंगे हम। तो कुछ हुआ, उसका उद्दीपन हम तक आया, और हमने उस उद्दीपन के अगेंस्ट क्या करी? कुछ क्रिया प्रदर्शित करी, यानी कि कोई अनुक्रिया दी। उसको क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिकाओं का एक कार्य हुआ ना तंत्रिका कोशिकाओं के। हम कुछ कर रहे हैं, क्रिया के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं, उद्दीपन आ रहा है, उस उद्दीपन के प्रति हमारी अनुक्रिया दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आएगी? तंत्रिका कोशिकाओं के कार्य में आएगी। और ये हमारा एक सिंगल न्यूरॉन हो गया, यानी तंत्रिका कोशिका हो गई। अब इसके बाद क्या पढ़ा था हमने?
हमने प्रतिवर्ती क्रियाएं पढ़ी थी, चलिए कोई बात नहीं। प्रतिवर्ती क्रियाओं में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी क्रियाएं जो मस्तिष्क सोच समझ कर नहीं करते हैं, यानी जिसमें मस्तिष्क का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, वो क्रिया क्या होती है, क्या होती है वो क्रिया होती है प्रतिवर्ती क्रिया। यानी कि कुछ क्रिया ऐच्छिक होती है, कुछ क्रिया अनैच्छिक होती है, लेकिन जिन क्रियाओं में मस्तिष्क का रोल नहीं रहता है, यानी मस्तिष्क के बिना सोचे समझे जो क्रिया होगी वो कैसी होगी, प्रतिवर्ती क्रिया होगी। इन प्रतिवर्ती क्रियाओं में जो विद्युत आवेग यानी कि जो मैसेज रहता है वो क्या कैसे जाता है, एक विद्युत पथ पे होके जाता है। उस विद्युत पथ द्वारा क्या होता है कि एक चाप का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक चाप बनता है। उस चाप को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती क्रिया भी आ गई आपको समझ। इसके बाद हमारा मेन जो चीज़ है, मतलब मेन चीज़ ही है ना हमारी बॉडी की ब्रेन। बिना ब्रेन वाले, बिना दिमाग वाले कैसे होते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन, यानी कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन में कितने सिस्टम्स होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है हमारा ब्रेन का काम क्या रहता है। क्योंकि ऑल ओवर हमारी जो पूरी बॉडी है वो किस पर डिपेंड है, हमारे ब्रेन पे डिपेंड है। ब्रेन से ही तो सारी इन्फॉर्मेशंस आती है, यानी विदाउट ब्रेन हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हमारा ब्रेन कंप्लीट करेंगे। तब तक इसे पहले वाले लेक्चर्स और ये वाले लेक्चर्स आप कंटिन्यू करो। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर होंगे, जो भी आपको डाउट रहे। और हाँ, एक चीज़ और कि जब आप ये लेक्चर्स देखते हैं या पढ़ते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, इससे आगे स्टूडेंट में भी अवेयरनेस बढ़ेगा। आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने वाले हैं हम, जिससे आपकी स्टडी में ग्रो होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ये सारा पढ़िए, आप इसको रिवाइज करिए और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। थैंक यू।